दुनिया साहित्य या समाज, जहाँ होती है हर मुद्दे पर बात, विचार है, विमर्श है, हल है, निष्कर्ष है, हर सवाल का हाजिर है जवाब, जिससे जुड़ा है परंपरा संस्कृति, संप्रति 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 संप्रति। नमस्कार, मैं हूं रवि प्रकाश और यह कार्यक्रम है संप्रति। आप सब लोग इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि मौसम बदल रहा है। अब कल जो है मार्च में सबसे ठंडा दिन कल रिकॉर्ड किया गया। टेम्परेचर काफ़ी डाउन था, 13 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान और अधिकतम भी 21-22 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और आज गर्मी है और कल से जो पूर्वानुमान है वो और भी ज़्यादा गर्मी बढ़ने वाली है। हम लोगों ने ये भी देखा कि बारिश का मौसम खिसका, कभी बारिश हो गई जब होनी थी तो नहीं हुई, गर्मी उस तरह से हुई, जाड़ों में उसी तरीके से हम देख रहे हैं। तो जब सारी बात होती है तो एक दिमाग में बात आती है, वो होता है क्लाइमेट चेंज का, ग्लोबल वार्मिंग का, कि क्या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही क्लाइमेट चेंज हुआ है, इसकी वजह से हम सबको परेशानी हो रही है। ऐसी भी बातें कर रहे हैं लोग। और क्योंकि जब हम झारखंड में रहते हैं और ऐसा प्रदेश है जहाँ पे जंगलों की बहुतायत है, तो ऐसे प्रदेश में रहकर अगर हम क्लाइमेट चेंज का प्रभाव झेलें तो एक दिमाग में बात आती है कि क्या ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ रहा है, हमारे जो जानवर रहते हैं जंगलों में उन पर भी पड़ रहा है। तो आज के कार्यक्रम में हम इसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, इस पर बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए दो खास लोगों को बुलाया है। हम स्वागत करते हैं डॉक्टर एच.एस. गुप्ता साहब का, जो भारतीय वन सेवा के रिटायर्ड अधिकारी हैं। पहले भी हमारे कार्यक्रम में कई दफ़ा आ चुके हैं, अलग अलग विषयों पर उन्होंने बातचीत की है। और डॉक्टर नीतीश प्रियदर्शी साहब का, जो प्रोफेसर हैं और जाने माने पर्यावरणविद हैं। आप भी आ सकते हैं हमारे कार्यक्रम में, कई बार हम लोगों ने कई बार बात की। आप दोनों ही लोग का स्वागत है। डॉक्टर गुप्ता, आपसे ही शुरू करना चाहते हैं कि क्योंकि आपका लंबा अनुभव रहा है जंगलों में घूमने का, जंगलों में रहकर काम करने का। अपने यहाँ झारखंड में कितना इम्पैक्ट है, आपको क्या लगता है ग्लोबल वार्मिंग का कितना इम्पैक्ट है? ग्लोबल वार्मिंग ऐसी परवेसिव फिनोमेना है कि पूरा विश्व प्रभावित है और हमारा देश भी उससे प्रभावित है और झारखंड भी प्रभावित है। हालांकि आपने बीच में जिक्र किया कि हमारे झारखंड में जंगल काफ़ी मात्रा में है, लेकिन इसके बावजूद हमारे ग्लोबल वार्मिंग के जो सारे दुष्प्रभाव हैं हमारे यहाँ भी दिख रहे हैं। और आपने अभी लोकल रांची की बात कही, मौसम की बात कही, तो रांची तो एक्सेप्शन है, लेकिन पूरे झारखंड में भी ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। और दो तीन चीज़ें हमारी चीज़ों को और मुश्किल करती हैं कि हमारे जो झारखंड के बारे में कि जो हमारे माइनिंग का सेक्टर है उसकी वजह से काफ़ी जो चेंजेज हो रहे हैं, तो वो हमारे जो क्लाइमेट चेंज हो तो रहा है, सबको मालूम है, लेकिन जिन हम उसको कैसे बचा सकते थे या रोक सकते थे, कंट्रोल कर सकते थे कुछ हद तक, तो उस पर हमें काफ़ी हद तक सोचने की ज़रूरत है। लेकिन प्रभावित तो हो रहे हैं, सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं। उसके ढेर सारे परिणाम है। पानी हम देख रहे हैं, उसका सबसे पहले पानी की अवेलेबिलिटी है, हमारे लाइवलीहुड है, आजीविका पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है, हमारे फल फूल जो जंगलों से होते थे, खेती बाड़ी, वो सारी चीज़ें प्रभावित हो रही हैं। और आगे अगर इस चीज़ों को नहीं नियंत्रण किया गया तो शायद और हमें और मुश्किल होगी हमारे लोगों को। तो करना क्या चाहिए सर? हम कैसे अपने व्यवहार में हम क्या कर सकते हैं एज सोसाइटी? इसके लिए तो हमारे पास एक बड़ा प्लान होना चाहिए। जो बड़ा प्लान हमारे नेशनल लेवल पे बना हुआ था काफ़ी सालों से पहले। भारत इस मामले में ग्लोबली देखा जाए तो हम लोग काफ़ी लीड करते रहे हैं और हम लोगों ने इस बात को अप्रिशिएट किया नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पे भी। तो हमारा नेशनल क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान बना। उसके बाद हम लोगों ने राज्य स्तर पे आए, हम लोगों ने राज्य स्तर पे भी क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान बनाया। और उसमें जो है मिटिगेशन और एडेप्टेशन, जो दो हमारी जो चीज़ें हैं, एक तो हम जहाँ पे सोर्स है वहाँ पे हम इनको नियंत्रित करें, या फिर हम अपने क्रियाकलापों से उनको अनुकूलन करने की कोशिश करें कि ये तो समस्या है ही, हम इससे अब कैसे, इसके साथ कैसे रहें। तो दोनों चीज़ों का उसमें समावेश है उस क्लाइमेट चेंज के एक्शन प्लान में। लेकिन ज़रूरत है, आपने बोला कि क्या करना है, प्लान बनाना एक चीज़ है, लेकिन अब उसको बड़ा विगरसली हमें इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। और हर एक स्तर पर ज़रूरत है। सरकार अपनी तरह से कर सकती है, इंडस्ट्री अपनी तरह से कर सकती है,
हम समाज के लोग और इवन व्यक्तिगत रूप से भी हम लोग बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। तो जैसे पानी बचाना है, हमारी खेती बाड़ी में हम कैसे कितना कम कार्बन फुटप्रिंट दें सारी एक्टिविटीज़ को। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट एवरीबडी हम सभी कुछ ना कुछ इसमें योगदान दे सकते हैं। सर आपको क्या लगता है? देखिए, जहाँ तक ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज और ग्रीन हाउस इफेक्ट है, देखिए इट्स नेचुरल फिनोमिनन। पहली बात बता देते हैं, ग्रीन हाउस अगर नहीं होता तो धरती पूरे बर्फ़ से ढक जाती, क्योंकि हमको CO2 भी चाहिए धरती को तापमान को बनाए रखने के लिए। ग्लोबल वार्मिंग पहले भी हुआ था, जब से धरती बनी है 4.5 बिलियन ईयर से क्लाइमेट चेंजेस होते रहे। अब आप पूछिएगा तब अभी क्यों लोग परेशान हो रहे हैं, तो परेशानी का कारण ये है कि अब उसको हम लोग ट्रिगर कर रहे हैं, उसमें तेज़ी ला रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस को हद से ज़्यादा इमिट कर रहे हैं। तो ये पूरे चेंजेस आ रहे हैं, जिससे झारखंड भी आपका बचा हुआ नहीं है। और झारखंड क्या है, झारखंड की राजधानी जहाँ भी मैं बैठा हूँ स्टूडियो, रांची में इतना ड्रास्टिक चेंज क्लाइमेट का अपने लाइफ स्पैन में हमने देखा। आई एम द लकीस्ट मैन। हम बता सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि रांची पहले कैसा था, अभी कैसा है और आगे क्या होगा, ये हम बता सकते हो, क्योंकि हमने वो चीज़ों को देखा कि 70 के दशक में 68, 69, 70 जो हम होश संभाले, गर्मी में पंखा शायद ही चलाते थे, नहीं चलता था पंखा। जैसे भी आप मार्च में देख रहे होंगे कि पंखा चलाने से कंबल ओढ़ना पड़ रहा है, तो मई जून में भी वही कुछ हाल होता था रांची का। और पंखा हम लोग इसलिए पहली बार खरीदे कि स्टेटस दिखाने के लिए कि मेरे पास पंखा है, वो दिखाने के लिए। फ्रिज भी खरीदे दिखाने के लिए कि मेरे पास फ्रिज है, ज़रूरत नहीं थी। तो वो स्थिति हम लोग रांची में देखे। अब धीरे धीरे ड्रास्टिक पिछले 20 सालों से बहुत तेज़ी से बदला। भाई AC आ गया, जो AC हम लोग नहीं जानते थे। बचपन में AC को हम लोग नहीं समझ पाते थे। कल दिल्ली गए, पटना गए तो AC किसी घर में लगा रहता तो हमको वो बक्सा ही लगता था, समझ में नहीं आता था। फिर शर्म भी आती थी कि बोलेंगे तो लोग क्या कहेंगे कि किस देहात से आया है, नहीं बोलते थे। लेकिन रांची में अब AC आ गया, पहले पंखा आया, फिर कूलर आया, AC आया, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो है रांची ने दस्तक दे दिया। जंगल कम होते चले गए, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि जंगल हम जो एक्सपैंड करने लगे ना, तो जंगल कम होने लगा। और जंगल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है क्लाइमेट को कंट्रोल करने में, क्योंकि जंगल रहेगा तो बारिश होगी, जंगल रहेगा तो नदी रहेगी, जंगल रहेगा तो आपको शुद्ध ऑक्सीजन मिलता रहेगा, हवा मिलती रहेगी। और हमने देखा कि जंगल का क्या महत्व है, क्लाइमेट को छोड़ दीजिए आपके शरीर पे, कि कोविड के दौरान जब हम भी थे हॉस्पिटल में, तो हमने देखा लोगों को जाते हुए सिर्फ ऑक्सीजन की गड़बड़ी से। और ऑक्सीजन देता कौन है? जंगल। सैचुरेटेड ऑक्सीजन भी हमको जंगल देता है। तो झारखंड इस मामले में पहले लकी था कि लोग बाहर से गर्मियों में रांची आते थे छुट्टियां मनाने, अब बाहर जाते हैं गर्मियों में। ये बहुत बड़ा ड्रास्टिक है। खेती में असर पड़ा है झारखंड में, ये हमने देखा है, क्योंकि कुछ साल पहले हमने इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन लाइवलीहुड पर हमने साहिबगंज पाकुड़ में काम किया था। हमने देखा तो खेती में काफ़ी प्रभाव पड़ा है। लोग 5-6 महीना माइग्रेट करते हैं बगल के राज्य में, बंगाल वगैरह में। और दूसरा क्या कि अपने घर में बड़े बूढ़ों को छोड़ जाते हैं, अपने गाय बकरी भैंस को छोड़ जाते हैं, बच्चों को ले जाते हैं, पढ़ाई छूटती है वो अलग। काफ़ी मैंने पैथेटिक सीन लगा देख के वहाँ कि हर 6-6 महीना में लोग जा रहे हैं बाहर कमाने के लिए। ये तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट दिख रहा था क्लाइमेट चेंज का। और हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे मार्च में ये बारिश हो गई है, चाहे मौसम जल्दी आ रहा है। हम लोग एक चीज़ मैं सबको कहता हूँ कि मौसम को चेंज हो रहा है उसको अपने कैलेंडर से मत बांधिए। जो इंग्लिश कैलेंडर है, मौसम अपने हिसाब से चलता है, जब उसको लगता है वो आएगा। हम लोग जोड़ लेते कि भाई कांच का फूल खिल गया अगस्त में ही, तो हम लोग को लगता है भाई दशहरा तो अभी दूर, अगस्त में ही कांच का फूल। भाई आपके कैलेंडर से कांच का फूल नहीं चल रहा है, वो अपने हिसाब से चल रहा है, नेचर के नियम के हिसाब से चल रहा है। तो बहुत सारे चेंजेस दिख रहे हैं और मंजर का भी आ जाना बहुत जल्दी, ये सब हो रहा है। हम लोग को आश्चर्य लग रहा है, लेकिन नेचर को आश्चर्य नहीं होगा। ये सब चीज़ चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है वो नेचर समझ ले रहा है, हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। हम लोग सिर्फ उसके इम्पैक्ट को देख रहे हैं, लेकिन डीपली हम लोग नहीं जा रहे हैं कि भाई क्यों चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है। तो रांची को हमने बदलते देखा, झारखंड में स्थिति हो रही है कि जिस तरीके से आपका ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट बढ़ रहा है, आपके ऑटोमोबाइल्स बढ़ते जा रहे हैं, जंगल हम कम करते जा रहे हैं, मकान बनाते जा रहे हैं। आने वाले समय में मैं निश्चित आपको कहता हूँ, कंक्रीट का जो घर बन रहा है ना, उस पर रोक लगेगी। तो जो पहले ज़माने में लोग जो घर बनाते थे मिट्टी का घर, आप देखिएगा कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आने वाला है। और बहुत सारे जो डेवलप्ड कंट्रीज है इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि हम वापस उसी समय लौटें कि जब, क्योंकि आप उसमें क्या होता है, कंक्रीट का जो मकान है ना वो हीट रेडिएट करता है, रोड हीट रेडिएट करता है, शाम को भी रेडिएट, वो सब भी गर्मी बढ़ा रहा है।
धूप आप सर रहे कि कल पेपर पढ़ रहे, कल परसों से काफ़ी गर्मी पड़ेगी, इस वक्त काफ़ी गर्मी, येलो अलर्ट जारी किया जा रहा है, हॉस्पिटल्स को अलर्ट किया जा रहा है, एक तरह का पैनिक हो रहा है। देखिए क्या होता है। अच्छा सर, जैसे जब भी क्लाइमेट चेंज है या मौसम बदलता है तो हम लोग तो चलिए भी ह्यूमंस हैं तो अपने को ढाल लेते हैं, जैसे कि अस्पतालों में इसकी तैयारी शुरू कर दी कि गर्मियों में पड़ेगा तो वायरस का गोल पहले से रखो। लेकिन जो जानवर है, जैसे हम लोग अभी अखबार में पढ़ रहे कि नहीं बाघ दिखे, कहीं बाघ का फुटप्रिंट दिखा है, जो कहीं नीचे बाघ दिख गया बेतला में, या जो हाथी हैं या जो भी जानवर, जंगली जानवर, इन पे किस तरीके से असर पड़ता है और फिर ये लोग किस तरीके से अपने आप को इसके साथ वो करते हैं, मिक्सअप करते हैं, कैसे लाइफ रहती है उनकी। थोड़ा सा दिक्कत है उनके लिए, और विशेष दिक्कत है। हम लोग तो जानकार हैं, हमारे पुराने अनुभव भी हैं, और हमने एडेप्टेशन की बात की, मिटिगेशन की बात की। हमारे बिहाफ में बहुत से साइंटिस्ट अलग अलग बैठे हुए हैं, अपने तरीके से काम कर रहे हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं, जो होना वाला है उन्हें हमें बता रहे हैं। हमारे पास वेदर की एडवाइजरी आती रहती है। अभी इस साल बहुत भयंकर गर्मी पड़ेगी, हमें सबको मालूम है, अखबारों के माध्यम से कि सबको मालूम है, तो हम इस हिसाब से तैयारी अपनी कर रखते हैं। बेचारे जानवरों को ये सब सारी चीज़ें नहीं होती। तो हमारे जो खासतौर से जू वगैरह हैं, तो वहाँ पर तो हम इन चीज़ों को लेके और उनके लिए विशेष तैयारी कर लेते हैं। लेकिन जो हमारे प्राकृतिक पर्यावास में जो जानवर रहते हैं उनके लिए दिक्कत का विषय है। तो हम शॉर्ट टर्म में तो नहीं करते, और उन्हें इतनी ज्ञान भी नहीं रहता है। जानवरों को थोड़ा सा भान रहता है। वनस्पतियों को भी उसको अडेप्ट करने में बहुत लंबा समय लगता है, लेकिन जानवरों का है कि फिर वो अपना रास्ता बदलते हैं, दूसरी जगह जाते हैं जहाँ पानी की ज़्यादा अवेलेबिलिटी है। उन्हें अगर पुराने, जैसे हाथियों की बात आपने कही, तो हाथियों का थोड़ा सा अपना मेमोरी ज़्यादा है, उन्हें मालूम है कि कहाँ पे है, तो कोशिश करते हैं कि जहाँ पे उन्हें इस चीज़ों को हम ओवरकम कर पाए तो वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन जो छोटे मोटे जानवर हैं उनके लिए बहुत दिक्कत का विषय है। और क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी का जो दोनों का संबंध है, अगर बहुत एक्सट्रीम होगा, एक सीमित सीमा तक तो जानवर भी अपने को अडेप्ट कर लेते हैं, लेकिन एक लिमिट के बियॉन्ड तो बड़ी मुश्किल होती है। थोड़ा बहुत माइग्रेट करते हैं वो बड़े जानवर बेहतर तरीके से, हाथी वगैरह बेहतर तरीके से माइग्रेट करके अपने को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो बहुत छोटे जानवर हैं और बहुत स्पेशलाइज हैं, उनके लिए दिक्कत होती है। अभी उन्होंने देखा जमशेदपुर में आदित्यपुर इलाके में तेंदुआ घुसा, हालांकि अभी पकड़ा नहीं जा सका है वो, लेकिन पानी की तलाश में ऐसी किसी दिक्कत की वजह से वो आए होंगे आबादी में। नहीं, वो स्टेज इंसिडेंट है, उसको हम लोग क्लाइमेट चेंज से नहीं जोड़ें तो बेहतर होगा। लेकिन बाई एंड लार्ज ये है। और वनस्पति की जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें खेती बाड़ी भी आती है, जिसमें तुरंत दिखता असर। अब इतनी गर्मी पिछले साल पिछले के साल पहले जो है बहुत ज़्यादा गर्मी मार्च में पड़ी, तो हमारे गेहूं की फसल काफ़ी हद तक 2 से 3% हमारी पैदावार कम हुई। तो वो बड़ा ड्रास्टिक है। हमारे 3% पूरे नेशनल प्रोडक्शन में कमी हो जाना बहुत बड़ी बात है। इसी तरह से हमारे जो ट्री बेस्ड जंगल के जो पेड़ होते हैं, जो फल फूल होते हैं, उनमें पहले आ जाना, जैसे सेमल का फूलना पहले हो गया, पलाश का फूलना पहले हो गया, या फिर उसका प्रोडक्शन कम हो जाना। और वो अल्टीमेटली आपने बोला कि हमारे वाइल्ड लाइफ और बाकी लोगों के लिए, हमारे जो ग्रामीण हैं, ट्राइबल्स भाई बहन हैं, वो भी काफ़ी इस पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो उनका प्रोडक्शन कम हो जाना नेचुरली एक चिंता का विषय है। और हम इस पे प्रकृति पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते। खेतीबाड़ी में तो हम सिंचाई वगैरह के माध्यम से हम इन चीज़ों को कंट्रोल भी कर लेते हैं, हमारे किसान भाई। लेकिन जंगल में इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। तो कोशिश हो रही है कि कैसे हम इनको, लोगों को ही अब मजबूत बनाएं कि उन्हें पता चल जाए और फिर कैसे अपने को बचाएं। और दूसरी बात है कि समय के पहले, जैसे अभी आपने बोला ना कि अभी हाल के दरमियान में हम लोग तो ये देख रहे हैं, पता चल रहा है, पहले से भी समस्या बढ़ती आ रही थी। तो जंगल में हमारे ढेर सारे जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, जंगली फल फूल वगैरह होते हैं, तो बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में जो अब अकाल पड़ता था, क्लाइमेट चेंज का एक एक्सट्रीम हिस्सा होता है जो अकाल, खासतौर से हमारे राज्य का एक हिस्सा है पलामू है, जो कि टिपिकली प्रभावित रहा है। बड़े भीषण अकाल उसने देखे हैं 1890s में, फिर लास्ट 67 में, या उसके पहले शायद 30s में, इस तरह के थे। तो बहुत भयंकर माइग्रेशन हुआ था। लेकिन जंगल का एक बड़ा पॉजिटिव चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि जब खेती बाड़ी जब ख़त्म हो जाती थी, और उस ज़माने में रिलीफ वगैरह सिस्टम बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन जंगलों के अंदर ढेर सारे जो फल फूल होते थे और ट्यूबर्स होते थे, कंद, वो सारे रहते थे। और हमारे जंगल के इलाके के जो लोग रहते थे,
दे कुड सर्वाइव, वो सर्वाइव कर लेते थे। तो उस हिसाब से क्लाइमेट चेंज की पूरी, अगर आपने बोला कि रास्ता क्या है, तो हमें जंगलों को इग्नोर नहीं करना होगा। अपनी खेती बाड़ी तो हम ठीक ठाक करें ही, क्लाइमेट चेंज के हिसाब से तैयार करें, लेकिन जंगलों को भी हमें उतना ही ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उस परिस्थिति में हमारे समाज को पहले भी बचाया और आगे भी बचाने के उसमें सामर्थ्य। और पानी वगैरह जिसकी बात करते हैं, बड़े लॉन्ग टर्म में पानी नहीं मिल रहा है, तो जंगलों का रोल जो पानी को एब्जॉर्ब करना और बाद में स्लोली रिलीज करना, उस लिहाज से भी और बहुत से लिहाज से भी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उस पूरे क्लाइमेट चेंज के रास्ते में कि हम इनसे कैसे निपटें, जंगलों को हमें अच्छी तरह से रखने की ज़रूरत है। आप तो घूमते रहते हैं और तमाम तस्वीरें और आपके आर्टिकल्स हैं, सो रिसर्च आर्टिकल्स आपके छपते रहते हैं जर्नल्स में। रांची की कहानी आपने बताई, और जो झारखंड के इलाके हैं दूसरे, चाईबासा में, सागर पहाड़ी बात आप कर रहे थे, मैं संथाल परगना में, या दक्षिण छोटानागपुर जहाँ हम लोग हैं, या उत्तरी छोटानागपुर में, या कोल्हान में, और जगहों पे क्या हालत है, क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, रांची है, हज़ारीबाग है, उधर आपका नॉर्थ करंट, ये आपके छोटानागपुर का नॉर्दर्न साइड है, इधर साउदर्न साइड है, फिर आपका संथाल पर जो भी है, सब में इम्पैक्ट का कारण अलग अलग है। रांची का अलग है, क्योंकि एक तो माइक्रो लेवल पर भी होता है, एक बोला ग्लोबल लेवल पर, एक छोटे स्केल पर भी क्लाइमेट चेंज का असर दिखता है। तो रांची का है कि भाई फॉरेस्ट का कम हो जाना, ऑटोमोबाइल्स का बढ़ना, मकान का गिरना, हरियाली कम हो जाना, तालाबों को हमने इंक्रोच कर दिया, क्योंकि जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो पहले रोल प्ले करता था लोकल, कि इवापोरेशन हुआ पानी, तो तालाब ही नहीं रहेगा तो इवापोरेशन कहाँ से होगा, जंगल कम होगा तो इवापोर ट्रांसपिरेशन कहाँ से होगा जो हमको बारिश देता है, वो हुआ रांची का प्रॉब्लम। अगर आप उत्तर साइड चलिएगा तो वहाँ माइनिंग्स बहुत हो रहे हैं, तो माइनिंग्स में क्या हो रहा है, जंगल हट रहा है, ठीक है। उसके बाद उन लोग कई प्रोजेक्ट में है कि वापस उसको रिस्टोर करना, लेकिन वो तो माइनिंग चलेगा 50-60 साल, तब तक तो काफ़ी अधिक इम्पैक्ट पड़ जाता है। उसी तरह अगर आप संथाल परगना वगैरह चल जाइए, वहाँ क्रशर्स वगैरह काफ़ी चलते रहते हैं, पाकुड़ गोड्डा हमने कहा, तो सबका इम्पैक्ट अलग अलग दिख रहा है सब जगह। अगर आप सिंहभूम वगैरह चले जाइए तो वहाँ भी माइनिंग है, इंडस्ट्रीज़ हैं, तो वो सब इम्पैक्ट दे रहे हैं। तो बोले आपका सबका अलग अलग। आप रांची में जाड़े में जमशेदपुर चलिए, आपको आराम लगेगा थोड़ा, कितना दूर है, 120 किलोमीटर, तो इसी में आप इम्पैक्ट देख रहे हैं। थोड़ा ही दूर में आप चाईबासा चले जाइए, आपको अलग क्लाइमेट दिखेगा। रांची लोकल में अगर आप रह रहे हैं मेन रोड में और आप चले जाते हैं कांके, 4 डिग्री का फ़र्क, तो उसी 4 डिग्री में आप रिलैक्स फील कर रहे हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि कांके में लोग मकान नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पानी नहीं है। हमसे पहला प्रश्न पूछते हैं, पानी है वहाँ तो लेंगे, कई फ्लैट्स खाली पड़े हुए हैं। तो हमने क्या कि बड़ा ये जो डिफरेंसेस आ रहा है ना, इसको बड़ा माइन्यूटली समझना होगा अब, क्योंकि केवल एक लाइन से कह देने से ऐसा इससे हो गया, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ कह रही है हम उसको मान लिए, ये हम लोग को बचना होगा। हम लोग को अब माइन्यूटली चलना होगा कि क्यों हो रहा है रांची में, किस जगह पे क्या हो रहा है, पानी क्यों नीचे जा रहा है। हम लोग सब कह दिए कि भाई भूमिगत जल का दोहन कर ली इसलिए पानी नीचे चला गया। ये तो 1942 में जेबी ऑर्डन जो थे ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट, वो भी कह गए थे कि रांची के भूमिगत जल पर विश्वास मत कीजिएगा। अब हम फिर वही कह रहे हैं कि भूमिगत जल पर विश्वास मत कीजिए। तो 42 के रिपोर्ट को हम लोग क्यों नहीं देख रहे हैं? तब वो कई तालाब बनना शुरू किए, पॉन्ड्स बनना शुरू किए, रुक्का डैम बना, आपका सबसे पुराना जो कांके डैम के पहले आगे जो है विश्वा, वहाँ जो सबसे पुराना जो लाट साहबों के लिए पानी दी जाती थी, वो डैम आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। इन सब डैमों को रिवाइव कीजिए कि पानी जब रहेगा ना तो गर्मी बढ़ेगी, तो पानी हमको बारिश भी देगी। जो रांची का फेमस था कि 35 तापमान पहुँचा नहीं कि बारिश हो गई, ठंड होती थी, वो हम फिर से ला सकते हैं। तो वो सब चीज़ हम करें, अपने घरों की हरियाली को बनाए रखिए, जितना बनाइएगा। बहुत राजस्थान वगैरह तो लोग छतों का भी अब चुना करते हैं गर्मियों में कि हीट जनरेट नहीं हो, लेकिन उसका साइड इफेक्ट है कि वो हीट वापस जनरेट कर जाएगा एटमॉस्फेयर में, फिर गर्मी बढ़ेगी। बहुत सारे बोले ना कि एक आप कीजिएगा एक प्रॉब्लम खड़ा होगा। रही बात जैसे आपने कहा हाथी और इस सब की, क्योंकि हम जब ये हाल में जब हाथियों का हमला लापुंग वगैरह में हुआ था बेड़ों में, तो हमको लोग बुलाए थे गाँव वाले। हम बोले भाई हाथी का एक ही मकसद है, उसको चाहिए भोजन। अब भोजन उसको मिल नहीं रहा है, जंगल हम कम कर दिए जो उसका एरिया है, क्योंकि हम अपने सुविधा के लिए जंगल कम कर रहे हैं। और आपको एक चीज़ बताते हैं, धरती पर जो कोई भी है ना, दे आर ऑल सर्वाइवर। अपने सर्वाइवल के लिए लोग फाइट कर रहा है, चाहे वो जानवर हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे आदमी हो। और जो सर्वाइव करने सकेगा वही धरती पर टिकेगा। क्योंकि हम लोग बार बार करते हैं ना, पृथ्वी बचाओ धरती बचाओ स्लोगन चलता। मैं कहता हूँ बिल्कुल बचाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने को बचा लो। पृथ्वी तो 4.5 बिलियन ईयर से ही है, इसी ब्रह्मांड में है। और पृथ्वी आपको बता दें 5 महाविनाश कर चुकी है।
हम छठे महाविनाश में प्रवेश कर चुके हैं और इस बार महाविनाश मनुष्य का होगा, क्योंकि पहला महाविनाश हुआ था नेचुरल था, जानवरों का हुआ, जो लास्ट महाविनाश हुआ डायनासोर का। और धरती भी बहुत तेज है, बहुत बैलेंस करती है, वो देखेगी कि जो भी आदमी चाहे जो वस्तु है अगर पृथ्वी पर डोमिनेट कर रहा है और दूसरे को नहीं जीने दे रहा तो उसी को पहले एलिमिनेट करेगी, जैसे जुरासिक एज में डायनासोर को की, क्योंकि वो पूरे पृथ्वी पर हावी होता जा रहा था, सारे जीव जंतु मर रहे थे और उसके बाद सिर्फ डायनासोर गायब हुआ, बाकी उस समय के जितने जीव जंतु थे सब आज भी सर्वाइव कर रहे हैं। इस धरती के बैलेंस को समझना है कि पृथ्वी अपना हिसाब करेगी और उसको हम लोग हिसाब करने का पूरा दे रहे हैं। तो आप जो यूनिवर्स का बायलॉज है, पृथ्वी का जो बायलॉज है उसको फॉलो कीजिए। पृथ्वी क्या कहती है, जंगल को भी रहने दो, पानी को भी रहने दो, और हम लोग तो 20 रुपया भी रखते हैं तो उस पर चौकीदार रखते हैं, लेकिन जब आप पृथ्वी को देखिए उसका तो इतना बड़ा खजाना है, जंगल है, पहाड़ है, नदी है, कभी चौकीदार रखा है? अगर नदी में अगर थोड़ा भी पानी होता है तो आपको देती है नदी, वो रोकती नहीं है। जंगल आपको कहीं चौकीदार नहीं रखा, आप आराम से घुस जाते हैं, पेड़ काट लेते हैं, कचरा कर देते हैं, बस कर ही रहे हैं। बस इसी को फॉलो करना है कि रेस्पेक्ट द नेचर। और जो पुराने हमारे जो पूर्वजों का था जो नियम कानून विधि विधान प्रकृति को बचाने का, कि आप पेड़ को भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, जानवर को भी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, वही कीजिए। सब चीज़ को बचाइए, सबका अस्तित्व है, अपने फ़ायदे के दूसरे को मत हटाइए, नहीं तो आप नहीं रहिएगा पृथ्वी पर, हम नहीं रहेंगे। क्योंकि हम तो पृथ्वी बहुत बाद में आए हैं, कितना साल, 20 लाख 30 लाख साल पहले आए हैं, बाकी सब तो जीव जंतु है। मच्छर भी हमसे पुराना है, एक ड्रैगन फ्लाई जो उड़ता है वो भी जुरासिक एज का है। चलिए, आप जुरासिक एज की बात करें तो सर एक अगला सवाल हम इससे रिलेटेड लेते हैं आपसे, कि जो अपना इलाका है पाकुड़ का कुछ इलाका और फिर साहिबपुर का इलाका, जहाँ पे समंदरों में फॉसिल्स पार हो रहे, जो फॉसिल्स मिले प्लांट फॉसिल जुरासिक एज के, और लोग बताते हैं कि बिरबसानी ने रिसर्च किया तो और भी लोग बताते हैं कि भी वो डायनासोर शाकाहारी हुआ करते थे, शायद इधर ज़्यादा शाकाहारी डायनासोर थे तो वो ज़्यादा प्लांट था। प्लांट्स पे हम तो फिर समझना चाहते हैं कि जो पौधे हैं या जो हमारा जंगल है, जंगल अपने आप को कैसे चेंज करता है, कैसे उनका प्लांट्स में क्या परिवर्तन होता है सर, फिर वो कैसे सर्वाइव कर पाते हैं ऐसे माहौल में? दोनों चीज़ आपने बताया, हमने शुरू में भी बताया कि सारे क्रीचर, सारे जो जीव हैं, सब में वो सर्वाइवल की बड़ी बेसिक इंस्टिंक्ट होती है, इसीलिए जीव हैं और हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि हम बचे रहें। तो उस प्रक्रिया में लाखों साल, मिलियंस ईयर्स में ये सारे चलते रहे। दिक्कतें आई, कुछ उसमें से पेरिश हुए, फिर बचे, फिर आए, बचे, इस तरह से चलता रहता है। तो वो हमेशा चलता रहता है। और अभी इस परिस्थिति में आपने बोला कि एक जो बाकी इसके अलावा भी वो धीमे धीमे जो आपने बोला क्लाइमेट चेंज इधर 100-150 सालों में थोड़ा सा एग्रेवेट हो रहा है, तो वो भी अपने तरीके से उनको अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके जो प्लांट्स के अपने तौर तरीके होते हैं, अपनी फिनोलॉजी जिसको आपने बोला, हम लोग जिसको बोलते हैं कि फूल का आना, आपने बोला ना पलाश पहले आ गया, बाद में आया, साल के फूल पहले आए, ये सब चीज़ें, या खेतीबाड़ी में पहले वो हो गया, तो ये सब सारी चीज़ें वो अपने तरीके से कर रहे हैं। तो वो अडप्टेशन और इवोल्यूशन जिसको बोलते हैं, इवोल्यूशन चलता रहता है। प्लांट्स में थोड़ा सा धीमे से, प्लांट एनिमल दोनों में वैसे ही है, तो धीमे धीमे धीमे, और जो एक्सट्रीम हो जाता है, जो नहीं सर्वाइव कर पाए तो वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, और जो बचे तो अब इस कठिन परिस्थिति में वो बेहतर तरीके से अपने को आगे बढ़ते हैं। तो वो चलता रहता है, चल रहा है। अच्छा सर, चेक पॉइंट्स जैसे ट्रिब्यूनल है या पॉल्यूशन के लिए, हर अब छोटी सी फैक्ट्री खुली तो भी आपको पॉल्यूशन सर्टिफिकेट चाहिए, आप बाइक चला रहे तो भी आपको बनाना है। लोग कितने अवेयरनेस कि आप लोग कई मीटिंग्स में IFS रहते हुए गए हैं, और लोग कितने अवेयर हैं, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट इनफैक्ट मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट कितनी अवेयर है और कितनी अवेयरनेस के साथ साथ कितनी सिंसियर है कि इस पे काम करें? दो चीज़ आपने बोला कि समस्या क्या है, और समस्या का फिर निदान बनाते हैं, और उसको रेगुलेट करने के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी बनाते हैं। हम सीधी सी बात करें, पानी की बात करें, पानी सबको मालूम है कि पानी की बड़ी क्राइसिस होती जा रही है, सिर्फ यहीं की नहीं है, बेंगलोर जैसे बड़े शहर, सब जगह पूरे ग्लोबली दिक्कत हो रही है। और हमारे पानी बचाने के बहुत तौर तरीके थे। तो एक हम लोगों ने जो वाटर बॉडीज़ प्राकृतिक या मैनमेड जो बना के हम लोगों ने रखा था, और ये समस्या आपने सब जगह देखा होगा कि हमारे शहर के अंदर, रांची शहर में हो या झारखंड में, सभी जगह धीमे धीमे वो किस कारण से ख़त्म होती जा रही सबको मालूम है।
और इस पर कानून भी बना हुआ है। कानून अपनी जगह, कानून के ऊपर हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सारे लोग बड़े चिंतित थे। PIL भी दायर हो रखा है। तो कानून बने कि इनको रखना है, लेकिन दूसरी समस्या है कि अर्बनाइजेशन, हमें रिहाइश के लिए जगह चाहिए, अच्छी तरह से चाहिए, तो सारा वो होता रहता है। लेकिन आपने बोला कि ये कैसे, रेगुलेशन अपनी जगह है, लेकिन रेगुलेशन का पालन हो तो समाज में हम लोगों को भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जब तक समाज जागरूक नहीं होगा वो नहीं होगा। तो बहुत सी जगहों पे सिटीजन्स जो हैं बड़े अवेयर हैं, वो आगे बढ़ के आ रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ हद तक रुका है। और अगर समाज भी सोचेगा कि सारा कुछ हम रेगुलेटर पे छोड़ देंगे तो शायद बड़ा मुश्किल होगा। तो ये रेगुलेटर अपनी तरीके से करते हैं, और लेकिन समाज को भी आना पड़ेगा ऊपर कि हम, ये हमारी सबकी समस्या है, क्योंकि इससे खाली रेगुलेटर ही नहीं दुष्प्रभावित होंगे, हम लोग भी वापस में दुष्प्रभावित होंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट अहम है फ्यूचर के लिए कि अगर हमको आगे बढ़ना है, जिंदा रहना है। अब सिर्फ 2 मिनट मेरे पास है। बिल्कुल। मुझे बताइए कि समाज की चर्चा डॉक्टर गुप्ता कर रहे हैं, तो समाज का क्या रोल होना चाहिए? सब तो समाज का ही रोल है, क्योंकि समाज ही सरकार बनाती है और वो सरकार फिर कानून बनाती है, उसी कानून को समाज को फॉलो करना है। यहाँ हमको ये देखना है कि समाज में अवेयरनेस क्यों नहीं आ रही है, इस पर एक होना चाहिए डिबेट। क्या बात है, मिलता है कि पेट्रोल आपको जो है लाइसेंस लेना है, आपका पोल्यूशन का लाइसेंस लेना है, ये लेना है, एक पेड़ काटने के लिए भी आपको परमिशन लेना है, उस पर कानून सारे हैं, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। इम्प्लीमेंट उसको करना होगा। पहली बात, पानी को बचाना, जैसे उन्होंने कहा पानी को है ऐसा चीज़ है कि पानी को आप प्रयोगशाला में अभी तो आप नहीं बना सकते हैं, पानी तो आपको नेचर ही देगा। बस उसको फॉलो करना है कि भाई हमको पानी मिलता रहे, चाहे जैसे जो भी पानी मिले हम बचा लें। तो हम तो यही कहेंगे, प्रकृति को बचाइए, प्रकृति को रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि प्रकृति रहेगी, नेचर रहेगा, ग्रीनरी रहेगी, तभी हम रहेंगे। नहीं तो हम लोग का भी जाने का समय बहुत जल्दी आएगा। सर क्या कहेंगे लास्ट में? बिल्कुल सही है। हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बना के रहना होगा, और अब हम व्यक्तिगत रूप से भी ऊपर उठें, राज्य के स्तर से भी ऊपर उठे, देश के स्तर से भी ऊपर उठे, और हमें देखना होगा कि हमारे संसाधन, प्रकृति के जो संसाधन दे रखे हैं पर्याप्त हैं, लेकिन हम इनको किस तरह से बैलेंस तरीके से हम उसका उपयोग करें, ज़्यादा दोहन नहीं करें। अगर वो कर पाएंगे, ये विचार रखेंगे, तो शायद हम बच पाएंगे, और नहीं हम आपस में ही कंपटीशन करते रहेंगे कि नहीं हम ज़्यादा ले लें, चाहे व्यक्तिगत रूप से, चाहे राज्य के रूप से या देश के रूप से। तो शायद उस लड़ाई में सब हम लोग जो है उस नाव पे बैठे हैं जिसमें सब लोग मिलकर डूबेंगे। तो हम लोग को काशिश होकर करना चाहिए। लेकिन मुझे बहुत आत्मविश्वास है कि शायद ये सद्बुद्धि धीमे धीमे आ रही है और बेहतर होगी, और हम सब मिल के इस परिस्थिति को भी पार करेंगे। सर आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास तो वक्त नहीं है तो बातचीत को आगे बढ़ाते। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका पार्टिसिपेशन भी अपने पर्यावरण को ठीक रखने में है और होना ही चाहिए, और हम लोग की जो बातें हैं वो आपसे ताल्लुक़ रखती हैं, तो आप भी थोड़ा बहुत इत्तेफाक इससे रखते होंगे। फिलहाल मुझे इस कार्यक्रम को रोकने की इजाज़त दीजिए। अगले सप्ताह से मुलाकात होगी। नमस्कार। ठीक है।